हेलो माय डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स, तैयारी अच्छी चल रही है। बोर्ड एग्ज़ाम बस आने वाला ये रहा, बिल्कुल नॉक कर रहा है डोर पे। तो तैयारी आपकी उसी हिसाब से होनी चाहिए एंड आई एम श्योर यू मस्ट हैव डन इट। थोड़ा बहुत मैं हेल्प करने आ गई हूँ आपके लिए लेके वन शॉट रिविज़न। ठीक है, तो आज हम वन शॉट रिविज़न देखेंगे चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में, जिसमें चैप्टर सिर्फ नाम का हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन है। ये वाला पोर्शन तो इट्स ऑलरेडी removed. You only have to discuss the heredity part, है ना। तो heredity क्या है ये? वैसे तो पढ़ चुके होगे आप लोग, आप तो बिल्कुल फ्लुएंटली आंसर दे सकते हो कि heredity क्या है। The process by which characters are transferred from the parents to offsprings in every generation। तो जैसे जैसे हर जनरेशन में पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं, उसी को तो हम हेरिडिटी कहते हैं। What is heredity? The process by which characters are inherited from parents to offsprings। ये हो गया हेरिडिटी। ठीक है, तो कैसे कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जाता है, तो इसके लिए हमने पढ़ा था इन्फॉर्मेशन कहाँ होता है। तो वो मतलब ट्रांसफ़र, अब जैसे कि मैंने किसी को लेटर भेजा, तो लेटर कैसे भेजा, तो ऑब्वियसली पहले लिखा लेटर को कागज़ पे, लिखने के बाद में उसको प्रॉपरली एनवेलप में पैक किया, पैक करने के बाद पोस्ट ऑफिस गई, वहाँ एड्रेस वगैरह सारा डाल डुल के उसको प्रॉपर पैकेजिंग करके उसको पोस्ट ऑफिस वाले को दे दिया एंड ही देन ट्रांसफर्ड इट टू द प्लेस। तो ये प्रोसीजर हुआ। उसी तरीके से अगर हमें ये जानना हुआ कि ये हेरिडिटी जो है ये कैरेक्टर्स कैसे आगे जाएंगे, तो पहले तो ये कहाँ होता है, ये इन्फॉर्मेशन वो जानना होगा। तो हम जानते हैं इन्फॉर्मेशन कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन मटेरियल के, बेसिकली हम जानते हैं डीएनए में होता है। तो ये चीज़ जो है वो आगे ट्रांसफ़र होना है इस चीज़ का। ठीक है, तो उसका मैंने आपको डिटेल्स भी आपको बताया हुआ है, बट अभी तो वन शॉट चल रहा है तो ध्यान से सुनते जाओ। सो ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज़ कॉल्ड हेरिडिटी, जो मैंने अभी आपको सिखाया। इस दौरान आप देखो कितने वेरिएशंस आते हैं। आप देखो यहाँ पे बड़ा अच्छा सुंदर सा पिक्चर्स मैंने आपके लिए लगाए हैं। आप यहाँ देखो, ये इतने सारे बच्चे हैं, है ना। तो लेकिन कितना डिफरेंस है, वेरिएशन क्या है, डिफरेंसेस बिटवीन द कैरेक्टर्स और ट्रेट्स अमंग इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज़। यानी कि जैसे ये ह्यूमंस है, अब ये ह्यूमंस हैं बट स्टिल कितने डिफरेंस हैं। ये देखो, ये गैलापेगस आइलैंड्स पे पाए जाने वाले वॉबलर्स है, बर्ड्स है। अब इनके बेसिकली देखो बीक, ये पोर्शंस देखो कितना डिफरेंस है सब एक ही स्पीसीज़ के, बट डिफरेंस देखो, ये देखो एक ही सब उसके हैं, सेम स्पीसीज़ है, बट देखो वैरायटी कितनी आ रही है। ये देखो हैं तो सारे ग्रेप्स ही ना, बट ये ग्रीन ग्रेप्स भी आते हैं, रेड वाले भी आते हैं, ये भी आते हैं। तो इससे समझ में आ रहा है ना स्पीसीज़ एक ही है। अब ये देखो डॉग है बट अलग अलग कलर्स में अवेलेबल है, तो एक ही स्पीसीज़ बट वैरायटी इतने सारे, इसी को हम वेरिएशंस कहते हैं। बीटल्स बेचारे को भूल गए हम, देखो बीटल्स भी है यहाँ पे। तो विथ वेरिएशंस दे आर अवेलेबल। ठीक है, तो दिस इज़ वेरिएशन। तो यही है बच्चों चैप्टर तो हमारा। अब रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होता है, वेरिएशंस एक्यूमुलेट होते हैं। ठीक है, द वेरिएशंस दे गेट एक्यूमुलेटेड ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन। वो कैसे होता है, तो एन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग शो माइनर वेरिएशन ड्यू टू इनएक्यूरेसीज इन डीएनए कॉपिंग एंड दीज वेरिएशंस आर लेस इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड मोर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ऑर्गेनिज्म जब रिप्रोड्यूस करता है तो क्या होता है कि इनएक्यूरेसी, डीएनए कॉपिंग जब होता है तो कॉपिंग के दौरान ऑब्वियसली देयर आर सम व्हाट डू यू से एरर्स आते हैं। जैसे मैंने आपको सिखाया था ना, फ़ोटोकॉपी मशीन है। फ़ोटोकॉपी जब हम करेंगे तो आपके पास जैसे आपके बुक है
और वो बुक आपके फ्रेंड मांग रहे हैं, तो आपने उस बुक की फ़ोटोकॉपी कराई। अब कंटेंट तो जो बुक का है वही आया है फ़ोटोकॉपी में, लेकिन फिर भी डिफरेंस है ना बच्चों। जो फ़ोटोकॉपी अपने को ऑब्टेन हुआ है उसका पेज डिफरेंट है, उसका कलर डिफरेंट है, फॉन्ट अलग, इन द सेंस मतलब कॉपीड वाला जो फॉन्ट आ रहा है वो आ रहा है, तो कंटेंट वो होते हुए भी कितना डिफरेंस है। तो वो वैसा ही डीएनए कॉपिंग जब होता है तो कंटेंट वही होता है, लेकिन इस तरह के माइनर डिफरेंसेस होते हैं जो एक्यूमुलेट होते जाते हैं और अल्टीमेटली उनके एक्यूमुलेशन से बाद में कुछ नया स्पीसीज जो है वो बन जाते हैं। ठीक है, सो some variations are useful variation and they help the organism to adjust with the changes in the environment, and some variation do not help the organism to adjust changes in the environment, they may die and become extinct। ठीक है, तो जैसे कि कुछ वेरिएशंस फ़ायदेमंद होते हैं, जैसे चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस में, जैसे ग्रास हॉपर, ये तो खैर इसमें इतना डिफरेंस नहीं है। यहाँ देखें अगर तो जैसे ये ग्रीन बीटल है और ये ब्राउन बीटल है, तो ग्रीन बीटल अगर ग्रीन ग्रास पे मान लो पहले वाले स्पीसीज़ ये वाले हैं, ब्राउन है, तो ब्राउन वाली स्पीसीज़ जो है वो मान लो ग्रीन बैकग्राउंड पे ये थोड़ा इजीली दिख जाते थे, तो ये क्रो जल्दी खा लेते थे इनको। अब इनमें थोड़े थोड़े देखो वेरिएशन आना स्टार्ट हुआ, ये देखो इनके थोड़े थोड़े ग्रीन है आगे के पोर्शन, ये देखो ये वाले, तो धीरे धीरे बढ़ गया और दे कन्वर्टेड इनटू द ग्रीन वन। अब ग्रीन बैकग्राउंड में ग्रीन बीटल इजीली नहीं दिखता है, तो इसको सर्वाइवल एडवांटेज मिल गया ना, बिल्कुल मिल गया। लेकिन अगर ग्रीन बीटल मान लो उस पर चला जाए, मतलब ये सब बीटल्स एक जगह हैं और मस्त हाथी चल रहा है और उसके पैर आ गए उस पर, तो फिर क्या कह सकते हो उस दौरान क्या ये कलर चेंज ने कोई एडवांटेज दिया? नहीं दिया। तो वही कह रहा है कि समटाइम्स सर्वाइवल एडवांटेज मिलता है, समटाइम्स नहीं भी मिलता है, और मोस्टली वेरिएशन से सर्वाइवल एडवांटेजेस मोस्टली रहते हैं, मतलब दे हेल्प देम टू एडजस्ट विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट कंडीशन। ठीक है बच्चों, तो ये तो था एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग डीएनए कॉपिंग। अब जैसे कि यहाँ देखो आप रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स, अब जैसे कि ये है, तो मैंने आपको बताया है कि कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू जीन्स प्रेजेंट इन द डीएनए। मैंने आपको बताया है ना कि जीन्स आर बेसिकली नॉट द स्पेशल स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट ऑन डीएनए। जीन्स आर, जैसे कि ये एक फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए है, ठीक है, दिस इज अ डीएनए फ्रैगमेंट, और इसका मान लो यहाँ से यहाँ का पोर्शन, ये एक मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके हाइट का कैरेक्टर यहाँ छिपा हुआ है, यहाँ से यहाँ आपका हेयर लेंथ है मान लो, या हेयर कलर मान लो, तो ये जो भी कैरेक्टर्स है ये यहाँ पर है, बाकी एरिया में मान लो फ़िलहाल कुछ नहीं है, तो इस एरिया को हमने जीन बोल दिया, इस एरिया को जीन बोल दिया, बाकी ये जो खाली पोर्शंस है वो कुछ भी नहीं है, तो जीन इज़ लाइक दिस। तो वही कह रहा है कि कैरेक्टर्स जो हैं वो इन्हीं जीन्स के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं इन द डीएनए मॉलिक्यूल इन द क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो आप ये देखो सेल आप यहाँ पे देखिए, दिस इज़ अ सेल, सेल का ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में ये सारे क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। तो दीज आर द क्रोमोसोम्स, और तो ये क्रोमोसोम्स को बेसिकली ओपन किया तो ये देखो ये डीएनए के थ्रेड से बने हैं अल्टीमेटली, और क्रोमोसोम्स क्या है? सुलझे हुए हैं, क्रोमैटिन का सुलझा हुआ फॉर्म इज क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम खुद ये डीएनए से बना है, और डीएनए का मान लो कुछ कुछ पोर्शन ये जैसे जीन हो गया, ये दूसरा जीन हो गया, ये तीसरा जीन, ऐसा, तो ऐसे करके 46 क्रोमोसोम है और सारे जीन्स ऐसे क्रोमोसोम्स पे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है बच्चों। तो यही क्रोमोसोम्स जो हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, तो जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ इस डीएनए में इस क्रोमोसोम पे है
वही बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं विथ ऑफ कोर्स माइनर वेरिएशन। माइनर वेरिएशन का तरीका मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है। सो इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इज ड्यू टू द फैक्ट दैट बोथ द फादर एंड मदर कॉन्ट्रीब्यूट इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटीरियल। जेनेटिक मटीरियल इज दिस, ठीक है। सो फॉर ईच ट्रेट देयर आर 2 फैक्टर्स। मैंने इसके लिए आपको पहले भी बताया, जैसे कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बेस्ट एग्जाम्पल है। अभिषेक बच्चन की आई की कलर और ऐश्वर्या बच्चन की आई की कलर दे आर डिफरेंट, नो। अभिषेक बच्चन जी का है ब्लैक, ऐश्वर्या राय बच्चन जी का है ग्रे ग्रीन कुछ ऐसा लाइट आई कलर है, लेकिन आराध्या में क्या आया, ब्लैक आई कलर। तो व्हाट इज दैट? तो अभिषेक ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड 1 जीन फॉर आई कलर, ऐश्वर्या ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड। अब दोनों में जो डोमिनेंट हो गया वो एक्सप्रेस हो गया आराध्या में। सिंपल सा लॉजिक है। तो बोथ कोई भी कैरेक्टर हो उसका दोनों का ट्रेट आता है, दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं उस कैरेक्टर के लिए, लेकिन जो भी डोमिनेंट होता है वो एक्सप्रेस हो जाता है, ठीक है बच्चों। सो दिस इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ द ट्रेट्स आर पास्ड और रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस। और लेकिन ये तो अब हमने सारा एक्सपेरिमेंट जब हो गया है तब हम ये बातें जानते हैं, लेकिन तब क्या हुआ था जब ये चीज़ें लोगों को पता ही नहीं थी कि एग्जैक्टली होता क्या है, कैसे काम होता है, कैसे कैरेक्टर पास ऑन होते हैं, नहीं पता था लोगों को। तो फिर लोगों को कैसे इसके बारे में जानकारी हुई? तो यू कैन सी ग्रेगोर जोहान मेंडल, ही वॉज द वन हु वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट इट। उनको बहुत जानना था कि कैसे, मतलब क्या वो रूल्स हैं, क्या वो तरीके हैं जिससे कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जो है वो पास ऑन होते हैं, ठीक है। उसके लिए इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट्स करे। ये देखो ये बेटर व्यू आ रहा है इस वाले में, यू कैन सी सेल के न्यूक्लियस में ऐसे 46 क्रोमोसोम्स हैं, एक को निकाल के यहाँ आपको दिखाया गया है। और ये देखो ये कैसे डीएनए के अरेंजमेंट से बना है। इसको खोलते गए तो ये खुलता गया, तो ये डीएनए खुल के दिख रहा है, समझ रहे हो? तो ये होता है। तो दिस इज, मैंने बेसिकली यहाँ से आपको बताया है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन इज उलझा हुआ धागा। क्रोमैटिन के बाद में क्रोमोसोम क्या है, इसी का सुलझा हुआ फॉर्म। क्रोमोसोम किन से बने होते हैं, डीएनए। और डीएनए में क्या फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए क्या है, दिस इज फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है। सो दिस इज द थिंग एंड ये है रिलेशन इनके बीच में। और हम ग्रेगोर जोहान मेंडल की बात कर रहे थे, तो आप यहाँ देख सकते हो ग्रेगोर जोहान मेंडल ने क्या एक्सपेरिमेंट्स करे, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। सो बेसिकली बच्चों ग्रेगोर जोहान मेंडल ने ये बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस थे। इनको ये जानना था कि कैरेक्टर्स कैसे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आते हैं। कोई तो रूल होगा, कोई तो तरीका होगा जो पैटर्न फॉलो करते हैं। जैसे आप लोगों की भी स्कूल से छुट्टी हो जाती है तो आप लोग ऐसे रन नहीं करते हो, भागते नहीं हो। एक तरीका होता है कि पहले ये क्लास जाएगी, पहले जूनियर्स जाएंगे, इस लाइन से जाएंगे। तो हर चीज़ का एक सेट रूल होता है और उसी रूल को फॉलो करते हैं। ये इनको ऐसा था कि यहाँ मतलब कोई पेरेंट जो है ऑफस्प्रिंग जो है वो पेरेंट से इतना सिमिलर होता है कि देख के पता लग जाता है अच्छा आप उसके बेटे हो या उसकी बेटी हो। लेकिन कई ऑफस्प्रिंग्स ऐसे होते हैं जो कितना ही कर लो कि मैं इनका बेटा हूँ तो भी नहीं मानते। क्यों? इतना ड्रास्टिक डिफरेंस होता है। तो भाई क्या रूल है, क्यों वो सबके लिए समान नहीं है, इक्वल नहीं है, क्यों वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, ये इनको बहुत ज़्यादा सता रहा था। तो ये इनको सता रहा था तो ही स्टार्टेड हिज ओन एक्सपेरिमेंट कि नहीं मैं खुद ही करके देखता हूँ कि एग्जैक्टली क्या रूल फॉलो होता है। उसके लिए इन्हें चुनना था पी प्लांट्स, ठीक है। तो पी प्लांट्स का इन्होंने लिए थे। व्हाई डिड ही सेलेक्टेड पी प्लांट? मेंडल selected
pea plant for his experiment. ठीक है, रीजंस क्या थे? पहला शॉर्ट लाइफ स्पैन, दूसरा मोर कॉन्ट्रास्टिंग, कैरेक्टर्स, तीसरा bisexual and closed flower, fourth easy to maintain. ठीक है, तो ये रीजंस थे, मतलब लाइफ स्पैन छोटी थी, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर बहुत सारे थे, मतलब आप कंपेयर करने के लिए कैरेक्टर्स तो चेक करोगे कि क्या कैरेक्टर्स उनमें ऑलरेडी अवेलेबल है, तो फिर उन कैरेक्टर्स को चेक करने के लिए आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होने चाहिए, तो उसके लिए थे इनमें अच्छे खासे 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे. ठीक है, देन बाइसेक्सुअल एंड क्लोज्ड फ्लावर थे. ठीक है, मतलब क्लोज फ्लावर होने की वजह से पॉलिनेशन वगैरह सब जब जैसा वो चाह रहे थे वैसा हो पाता था. ओपन होगा तो जो पॉलिनेशन उन्होंने करवाया क्या पता उससे कंटेमिनेशन हो जाए, तो क्लोज्ड है तो जो पॉलन वहाँ गिरा है फर्टिलाइजेशन उसी से होनी है, ये फॉर श्योर हो रहा था, इसीलिए एक ये एडवांटेज मिल गया था. और नेक्स्ट था इजी टू मेंटेन, मतलब बहुत कोई तामझाम नहीं था पी प्लांट के साथ में. ठीक है, सो देयर वाज नो मच तामझाम अबाउट इट. उनको तो बस होता है ना कि आराम से एक्सपेरिमेंट करें और शांति से बैठ गए. तो ये सब कुछ फीचर्स थे जिसकी वजह से उन्होंने पी प्लांट को चूज़ किया. अच्छा, उसके बाद में उसमें भी इन्होंने क्या किया, उसमें इन्होंने सेलेक्ट करे प्योर लाइंस. प्योर लाइंस वर सेलेक्टेड. प्योर लाइंस क्या थे? प्योर लाइंस वो थे जो बाय डिफ़ॉल्ट होमोजाइगस थे. मैंने आपको होमोजाइगस हेट्रोजाइगस कंडीशन पहले हमने देखा हुआ है. वैसे तो प्योर लाइंस का मतलब जैसे कि आप देखो यहाँ पर होप दिस इज विजिबल. तो यहाँ पे आप देखिए ये जैसे टॉल है, ठीक है, या तो खैर डायग्राम है, तो जैसे ये वाला, ये देखो राउंड है, तो दिस राउंड इज कैपिटल आर, दिस इज रिंकल्ड स्मॉल आर, तो ये होमोजाइगस हुए, इसको प्योर लाइंस बोलेंगे. ठीक है, तो होमोजाइगस कंडीशन में ये अवेलेबल थे. तो दे वर अवेलेबल इन होमोजाइगस कंडीशन. ये था प्योर लाइंस का कॉन्सेप्ट. ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ही चोज प्योर लाइंस. अब उन्होंने करा क्रॉस. कैसे किया? ये देखो, शॉर्ट पी प्लांट लिया, मतलब ये दोनों प्लांट्स बेसिकली हर चीज़ में सेम थे. आप देखो फ्लावर वगैरह सब अरेंजमेंट सब चीज़ें सब सेम है, बस हाइट का डिफरेंस है. तो इन्होंने लिया शॉर्ट और प्योर टॉल. ठीक है, और फिर इन्होंने क्रॉस करवाया. तो पहले ये F1 जनरेशन जो फर्स्ट फीलियल जनरेशन था वो सारे टॉल आए. अब वो परेशान हो गए, भैया मैंने तो क्रॉस कराया था जब, तो टॉल और शॉर्ट 2 पेरेंट लिए थे, है ना. फीमेल और मेल किसी को भी बना दो, किसी का भी पॉलन कहीं भी डस्ट हो रहा है तो वो मेल फीमेल का रोल प्ले कर देगा. बट पॉइंट ये है कि 2 पेरेंट्स को हमने इन्वॉल्व किया, आया सिर्फ एक पेरेंट का कैरेक्टर. तो हाउ कम दैट हैपेंड, ये चीज़ थी. ठीक है, तो उसको उन्होंने कैसे शो किया, मतलब देखो इन्होंने लिया टॉल क्रॉस्ड विथ ड्वार्फ. ठीक है, तो टॉल ये आ गए, इनका ये हो गया P1, ये स्टेज हो गया गैमेट्स, और फिर दोनों को जब मिलाया तो ऑल वर टॉल इन F1. फर्स्ट फीलियल जनरेशन में सारे टॉल आए. ठीक है, इस वाले में सारे ऑल टॉल आ गए. तो वो हैरान, भैया ऐसे कैसे हो गया. तो फिर उन्होंने P2 में
क्या किया, इसी के पेरेंट को लिया और अब की बार यहाँ पे तो इन्होंने क्रॉस करवाया, यहाँ पर करवाया सेल्फिंग, सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया। तो इसमें गैमेट्स आ गए, ये ठीक है, और F2 जनरेशन क्या आया, एंड दिस वन। सो अब ये अगेन शॉकिंग था कि जब हमने सेल्फ पॉलिनेशन करवाने को छोड़ा तब वापस से ये आ गए 3 टॉल 1 डॉफ। अच्छा, ये 3 टॉल का मतलब ये 4 ही ऑफस्प्रिंग आए ऐसा नहीं है, ठीक है। उन्होंने तो ये रेशियो निकाला। रेशियो क्या होता है कि अप्रॉक्स आप इंडिविजुअल में कौन कितने की बराबरी में प्रेजेंट, कितने के हिसाब से प्रेजेंट है। जैसे उन्होंने मान लो 9 तो डॉफ प्लांट थे और 27 जो थे वो टॉल प्लांट्स थे, तो 3:1 की रेशियो आ गई ना, ऐसा। तो उस हिसाब से यहाँ पर इन्होंने फिर इसको देख के निकाला फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो। तो फिनोटिपिक रेशियो तो हो गया फिजिकल अपीयरेंस और जीनोटिपिक रेशियो जो हो गया वो जेनेटिक कॉम्बिनेशन। तो इसका फिनोटिपिक रेशियो तो हो गया 3:1। क्यों? क्योंकि 3 टॉल, 3 तो टॉल थे फिनोटाइप जो एक्सटर्नली दिखता है, और 1 था डॉफ जो एक्सटर्नली दिख रहा है कि एक टॉल आया 3 और एक डॉफ आया, तो फिनोटाइप हो गया। जीनोटाइप में एलिलिक कॉम्बिनेशन देखते हैं कि ये क्या है। एलिलिक आप जानते हो ना, एलिल जैसे कि टॉलनेस एक कैरेक्टर हुआ है ना, तो टॉलनेस कैरेक्टर के लिए कितने एलील्स अवेलेबल हैं, ये 2 एलील्स अवेलेबल है। तो कॉम्बिनेशन क्या क्या है तो देखा तो एक तो था ये वाला कॉम्बिनेशन, ये एलील्स 2 बार रिपीट हो रहा था। देन 2 तो क्या थे, ये वाले दिख रहा है ना, 2 ऐसे वाले, और 1 थे डॉफ वाले, ये वाले। तो दोनों एलील की कॉम्बिनेशंस ऐसी थी। तो एलीलिक कॉम्बिनेशन इज जीनोटाइप। एलील जानते हो ना, पेयर ऑफ एलील्स दे मेक अप अ जीन। सो एलील्स आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ जीन, ठीक है। जीन क्या है, कैरेक्टर्स होते हैं, है ना। तो ऐसे करके इन्होंने फाइनली प्रूव किया, मतलब इससे इन्होंने 2 लॉज भी दिए थे। 2 लॉज क्या थे, एक तो लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो यहाँ से इन्होंने समझा ना कि पहली बार में तो क्यों सारे टॉल आए और बाद में क्यों एक डॉफ आ गया, और ऐसा मतलब सेम क्यों नहीं था। तो फिर इसी सब के कंक्लूजन से इन्होंने निकाला कि लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है कि दोनों पेरेंट कंट्रीब्यूट करते हैं, जो डोमिनेंट है वो एक्सप्रेस हो जाता है, जो रिसेसिव है वो दब जाता है। लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी किया, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में इन्होंने बताया कि जो 2 कैरेक्टर्स होते हैं, 2 एलील्स होते हैं, वो भले डोमिनेंट हो या रिसेसिव हो, रिसेसिव वाला भले दब जाता है लेकिन अपनी आइडेंटिटी यहाँ कभी लूज़ नहीं करेगा। देख रहे हो, वहाँ आइडेंटिटी कहाँ लूज़ करी, दब गया बेचारा। बट गैमेट फॉर्मेशन के दौरान बिल्कुल बाकायदा सेपरेट भी हुआ, और सेम एलील मिलने से इसने अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस भी किया। समझे, कोई डोमिनेंट यहाँ डोमिनेट करने का है नहीं, तो जो इसका फीचर है वही आ गया। आई बात समझ में। तो इन्होंने ये जो पूरा तामझाम किया, इसको इन्होंने नाम क्या दिया बच्चों, इसको इन्होंने नाम दिया मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ये क्यों मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, क्योंकि सिंगल कैरेक्टर इज कंसीडर्ड। तो सिंगल कैरेक्टर कंसीडर्ड होने की वजह से इसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहा गया। ओके, तो और मोनो हाइब्रिड क्रॉस से लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जैसे कॉन्सेप्ट जो हैं वो आए थे। ठीक है, तो इस तरीके से ही केम टू दीज कंक्लूजन। बट वही है ना कि आप सिर्फ एक तरह के एक्सपेरिमेंट पे पूरा लॉ फॉर्मुलेट नहीं कर सकते हो। तो फिर यहाँ पर
और भी उन्होंने करे। यहाँ पे देखो आप, ये इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स करे थे दैट इज़ मेंशन्ड। यहाँ पे देखो शॉर्ट पी प्लांट, टॉल पी प्लांट, देन ऑल टॉल आया, फिर सेल्फ करवाया तो 3 टॉल और 1 ड्वार्फ आया। ऐसे ही इन्होंने जो भी दूसरे कैरेक्टर्स थे पी प्लांट के, जैसे कि वॉयलेट कलर का जो पी प्लांट होता है, फ्लावर, पी फ्लावर, दैट इज़ डोमिनेंट, वाइट कलर इज़ रिसेसिव। तो फ्लावर को भी करवाया, मतलब सिर्फ एक ही हाइट वाले को करा के लॉ दे दिया ऐसा नहीं है। अलग अलग कैरेक्टर को लेके खूब मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस करे, जिसमें एक ही कैरेक्टर उन्होंने कंसिडर किया, ठीक है, इसीलिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ पे देखो अब ये क्या है, ये है डोमिनेंट, और ये क्या है, ये है रिसेसिव। यहाँ पर भी राउंड डोमिनेंट है, रिंकल्ड रिसेसिव है। तो सारे अलग अलग कैरेक्टर को कंसिडर करने के बावजूद रिजल्ट वही आया, दैट इज F1 में सिर्फ डोमिनेंट वाले कैरेक्टर एक्सप्रेस हुए, फिर उनको सेल्फ कराया तो रिसेसिव वाले कुछ आए। तो रेशियो ऐसा निकला, और या ऐसे भी बोल सकते हो कि 3/4, तो 3/4 तो राउंड थे और 1/4 जो था वो रिंकल्ड था। ऐसे करके मोनोहाइब्रिड क्रॉस से उन्होंने ये लॉज और रूल्स ये निकाले, और फिर पता चला मेनली वो जो 2 लॉ थे वो, ठीक है। नाउ कमिंग टू द डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस में क्या किया उन्होंने, डाईहाइब्रिड क्रॉस में आप देख सकते हो कि उन्होंने अब की बार 2 कैरेक्टर्स कंसिडर करवाए, ठीक है। उन्होंने 2 कैरेक्टर्स कंसिडर करवाए, फाइन। और Mendel selected pea plant having 2 pairs of character, shape and color, and he selected having round yellow seeds, ये RRYY, वो देख wrinkled green। तो तरीका सब कुछ वही है जो मोनोहाइब्रिड में अभी आपने करा, बातें वही हैं, बस ये है कि मोनोहाइब्रिड में सिर्फ एक कैरेक्टर कंसिडर था, अब की बार में ऐसे प्लांट को लिए जो 2 कैरेक्टर्स में डिफरेंस थे जिनके। तो राउंड येलो मतलब सीड शेप और सीड कलर, ये तो कैरेक्टर लिए उन्होंने। और इसको डिपिक्ट कैसे करोगे आप लोग, इसको डिपिक्ट कैसे करेंगे, जैसे कि कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर इज सीड का शेप। इसमें 2 ऑप्शंस अवेलेबल थे, एक तो राउंड और एक रिंकल्ड। और सीड शेप के इस कैरेक्टर के लिए कितने ट्रेट्स अवेलेबल थे, वो थे R, ये 2। तो ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन ये होगा या ये होगा या फिर ये 3 होंगे। तो ये तो था सीड शेप। उसी तरीके से इन्होंने सीड का कलर दूसरा कैरेक्टर कंसिडर किया। तो सीड कलर में इनके वापस से 2 थे, येलो और ग्रीन, जिसमें येलो तो था डोमिनेंट और ग्रीन जो था वो रिसेसिव था। दैट्स इट। तो अब आपको कोई भी कैरेक्टर जो डिपिक्ट करना होता है उसको हमेशा पेयर में लेना होता है, क्योंकि जीन्स ऑलवेज अकर इन पेयर ऑफ एलील्स। तो अब आप एलील्स चूज करो, आपको राउंड होमोजाइगस राउंड दिखाना है। होमोजाइगस बताया ना, दोनों एलील सेम, तो होमोजाइगस राउंड ये कैपिटल R आ गया। उसके बाद येलो कलर दिखाओ तो कैपिटल Y। सिमिलरली स्मॉल r विल बी योर रिंकल्ड एंड स्मॉल y जो हो गए वो ग्रीन कलर हो गए, ठीक है बच्चों। अब इन्होंने जब वही सेम प्रोसेस वही रखा, जब क्रॉस करवाया तो ऑल वर राउंड येलो, जितने भी थे वो सब क्या निकले, F1 जनरेशन राउंड येलो वाला आया। फिर बात वही आ गई, तो उन्होंने फिर राउंड येलो को, जो F1 में राउंड येलो आए उनको उन्होंने करा सेल्फ पॉलिनेट, सेम तरीका, ठीक है। तो जब सेल्फ पॉलिनेट किया तो आप देखो मेल गैमेट ये आ गए। अब की बार देखो होमोजाइगस में गैमेट फॉर्मेशन में दिक्कत नहीं आती। मान लो जैसे कि अगर ये होमोजाइगस था तो इसमें सीधा सीधा ये गैमेट बन जाएगा क्योंकि होमोजाइगस है। बट अगर ये वाला केस आता है
तो ये हेटेरोजाइगस है, तो यहाँ पर 4 गैमेट्स बनेंगे। एक तो ये दोनों कैपिटल R कैपिटल Y, एक तो ये दोनों कैपिटल R स्मॉल y, और एक तो स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y। ऐसे करके ये 4 गैमेट्स बनेंगे। तो वही बने हुए हैं, ये देखो। तो एक पेरेंट से ये बन गए, दूसरे पेरेंट से ये बन गए, और जब क्रॉस करवाया उन्होंने तो आप खुद देखो 9 तो आ गए थे। मैंने आपको बताया था ये एक ट्रायंगल बनाते हैं ऐसा वाला। तो 9 इज राउंड येलो, भले ही होमोजाइगस राउंड येलो, हेटेरोजाइगस राउंड येलो, बट राउंड येलो। देन रिंकल्ड ग्रीन, सॉरी राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन एक। तो नए कॉम्बिनेशन यहाँ क्या क्या आ गए। पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या था आप देखो ध्यान से। पेरेंटल कॉम्बिनेशन वाज राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन, लेकिन कुछ नया आ गया ना, ये राउंड ग्रीन आ गया, ये एक नया कॉम्बिनेशन था, है ना। और रिंकल्ड येलो, ये 3 नए कैरेक्टर्स थे, मतलब नॉन पेरेंटल कैरेक्टर्स थे। तो ये वेरिएशंस की वजह से आए, ठीक है। तो इस तरीके से वो आ गए, नए नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन आ गए। और इस लॉ से फिर उन्होंने फॉर्मुलेट क्या किया, इस लॉ से उन्होंने फॉर्मुलेट किया, मतलब वो डाईहाइब्रिड क्रॉस था। डाईहाइब्रिड क्रॉस में, डाईहाइब्रिड का मतलब है 2, तो डाईहाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने कौन सा लॉ फॉर्मुलेट किया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब कि 2 जीन्स एक साथ हों तो कोई भी जीन एक दूसरे को आगे एक्सप्रेस होने में कभी भी किसी जीन को हिंडर नहीं करता है, आराम से एक्सप्रेस हुए। ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलता है। आप यहाँ देखो, जैसे ये कैपिटल R, ये देखो ये मिक्स्ड है, लेकिन RY ये भी आया, मतलब सब लोग इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो गए हैं। किसी ने किसी को रोका नहीं कि तू मत जा, तू मत जा, तू मत जा, नो, एवरीवन असॉर्टेड देमसेल्व्स खुद ही, ठीक है। तो इस तरीके से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डाईहाइब्रिड क्रॉस का प्रोडक्ट था, ठीक है। और सिंस कॉपी जब हुआ, जीन कॉपी होने के दौरान चेंजेस आते हैं, उसमें वेरिएशंस होता है, फिर उसकी वजह से जो प्रोटीन्स बनते हैं बॉडी में वहाँ पर भी चेंज आता है। तो वो देखो उसी का नतीजा है कि ये नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस आए हैं यहाँ पर। तो ये डीएनए कॉपिंग के दौरान ही तो जो वेरिएशंस आए उसकी वजह से नॉन पेरेंटल आ गए। बट व्हाटएवर इसका जो जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो है, तो जो जीनोटिपिक रेशियो है वो तो आ गया डाईहाइब्रिड क्रॉस में। फिनोटिपिक रेशियो मेनली मायने रखता है, क्योंकि जीनोटिपिक तो बहुत लंबा हो गया। तो फिनोटिपिक रेशियो आ गया 9 राउंड येलो, 3 रिंकल्ड ग्रीन, नहीं 3 राउंड ग्रीन, 3 रिंकल्ड येलो एंड 1 रिंकल्ड ग्रीन। तो ये 4 कॉम्बिनेशन 9 क्या थे, राउंड येलो, 3 क्या था, राउंड ग्रीन, नेक्स्ट 3 क्या थे, रिंकल्ड येलो, और 1 क्या था, रिंकल्ड ग्रीन। तो ये दोनों क्या थे, ये दोनों थे नॉन पेरेंटल। तो अब आप देखो डीएनए कॉपिंग की गड़बड़ी की वजह से वेरिएशंस आते हैं, चेंजेस आते हैं, और इस तरीके से उन्होंने पता लगाया कि अच्छा ये रूल्स होते हैं जिससे कि कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। एंड ही गॉट द रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। डाईहाइब्रिड क्रॉस से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आया, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस से लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस आया। और यहाँ से थोड़ा सा क्लैरिटी आया कि ऑफस्प्रिंग तक कॉन्सेप्ट या पेरेंट्स के कैरेक्टर्स ऑफस्प्रिंग तक क्या रूल फॉलो करके जाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ आप देख सकते हो,
यू कैन सी दिस वेरी क्लियरली, बहुत डिटेल में अच्छे से दे रखा है, आप ध्यान से देखो। ठीक है, सो दिस इज राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल, ये सब क्लैरिटी आ गई। ठीक है, नाउ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। तो अब देखो सेक्स डिटर्मिनेशन, दिस इज इजी, बहुत आसान है। यहाँ पर XX और फीमेल हैज़ XX क्रोमोजोम, मेल हैज़ XY क्रोमोजोम। तो मेल का जो स्पर्म होता है, तो X वाला स्पर्म अगर फीमेल X एग, तो बाय डिफ़ॉल्ट देखो कॉमन है तो एक ही गैमेट एग X वाला ही होगा, बट ये हीट्रोजाइगस है मेल्स, तो X और Y अलग अलग स्पर्म बनते हैं, तो जो भी फ्यूज़ करेगा वो जेंडर होगा। जैसे अगर X वाला एग के साथ फ्यूज़ हो रहा है तो फीमेल बनेगी, और Y स्पर्म अगर फ्यूज़ हो रहा है तो मेल बनेगा। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ द सेक्स इज़ डिटरमाइंड। तो बहुत आसान है सेक्स डिटर्मिनेशन, तो कोई इशू है ही नहीं। आपको सिंपली करके दिखाना है XX और XY, ये फीमेल ये मेल, यहाँ से तो आना है बस एक X, यहाँ से आएगा एक X और Y। तो अगर XX फ्यूज़ हुए तो फीमेल, XY फ्यूज़ हुए तो ये फीमेल और ये मेल। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो दिस इज सेक्स डिटर्मिनेशन। और आई थिंक आपके इस बार टर्म 1 में फ़िलहाल पढ़ना इतना ही है। तो देखो कितनी क्विकली ये चैप्टर हमने रिवाइज़ कर लिया, तो आप लोग भी इसको इसी क्विकनेस के साथ में पढ़ो। और इसके बाद हम देखते हैं आर एनवायरनमेंट।